हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर आ गए हम एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, कहानियों से संबंधित। ठीक है, अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं, हिंदी में आपको पता है कहानियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको सारांश लिखना होता है, कहानियों का उद्देश्य लिखना होता है और इसके लिए आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। और बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है ये और बहुत ही कम समय में हम इसे कवर कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इसके 5 अंक आपके होने वाले हैं। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि यहाँ से आपके 5 अंक पक्के होने वाले। तो चलिए फिर अपने इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं, जो है कहानियों से संबंधित। और हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कौन कौन सी कहानियाँ हैं जिनको अगर हम तैयार कर लें तो हमारे पूरे 5 अंक पक्के हो जाए। तो यहाँ पर जो आपकी सबसे पहली कहानी आ जाती है ध्रुव यात्रा, और दूसरी कहानी आ जाती है पंचलाइट, और तीसरी बहादुर। ठीक है, अगर इन 3 कहानियों का हम सारांश और उद्देश्य तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 कहानियाँ ऐसी हैं जो एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं और हर एक सेट में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, उसके बाद बाकी कहानियों के सारांश और उद्देश्य को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसका उद्देश्य? लिखेंगे कि ध्रुव यात्रा कहानी जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। ठीक है, ध्रुव यात्रा कहानी जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है और यह शुरू से लेकर प्रारंभ से लेकर अंत तक ध्रुव यात्रा पर ही टिकी हुई है। इस कहानी का एक नायक है जिसका नाम है रिपुदमन, और एक नायिका है जिसका नाम है उर्मिला। ठीक है, और ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य अब हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। ये थी कहानी के बारे में बेसिक चीज़ जो हमने आपको बता दी। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी का उद्देश्य। क्या कहते हैं कहानी का उद्देश्य? प्रस्तुत ध्रुव यात्रा कहानी में कहानीकार जैनेंद्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन। ठीक, प्रेम एक पवित्र बंधन है, विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। उर्मिला कहती है कि हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। वो कहती है कि तुम मेरी मत सुनो और मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगी, तुम अपने सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दो। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे, प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेम को ही सर्वोच्च दिखाना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है, और जिसमें कहानीकार जैनेंद्र कुमार को पूर्ण सफलता मिली है। ठीक है, ये था कहानी का उद्देश्य, जितना जो हमने बता दिया। आपको इतना ही लिखना है, 80 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो जितना लिखना होता है आपको उतना ही लेकर आया हूँ। ना तो इससे कम आपको लिखना है, ना तो इससे ज़्यादा आपको लिखना है। ठीक है, कहानी में क्या बताया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि अगर आप इसे लिख देते हैं कि बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। और फिर लिखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रेम को ही सर्वोच्च दिखाना। ये हो जाता है प्रेम को ही सर्वोच्च दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये हो गया हमारा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना पंचलाइट कहानी का सारांश, जो सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के छात्र को पढ़ना है। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी की शॉर्ट समरी मैं आपको बता देता हूँ। जो पंचलाइट कहानी है वो बिहार के छोटे से परिवेश की कहानी है, जिसमें क्या होता है, जिसमें गांव जो होता है कई टोलियों में बटा होता है, और जिसमें एक टोली होती है महातो टोली, जो अपने कुछ पैसे जुटाकर पंचलाइट खरीद कर लाती है, लेकिन किसी को जलाना नहीं आता। अब अगर दूसरे गांव से दूसरे टोली वाले व्यक्ति को बुलाएंगे तो अपमान महसूस होगा, इसीलिए वे एक ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जिस पर प्रतिबंध लगा होता है। प्रतिबंध इसलिए क्योंकि वह गांव की एक लड़की मुंदरी से प्रेम करता है और उसे देखकर उसके घर के चक्कर लगाता है और सलम सलम सलीमा वाला गाना गाता है, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फिर उसे ही बुलाया जाता है और वो आता है और जला देता है, तो उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे होते हैं वो सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं। तो ये था इसका शॉर्ट समरी जो हमने आपको बता दिया। अब हम चलिए देख लेते हैं पूरा इसका सारांश कैसे लिखेंगे। पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी। लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक प्रदेश की कहानी है। पंचलेट, जिसे पंचलाइट कहते हैं, कहानी के माध्यम से ग्रामवासियों की मनोस्थिति की वास्तविक झांकी प्रस्तुत की गई है। यानी गांव की वास्तविक दशा का वर्णन किया गया है, गांव की एक रियल इमेज दिखाई गई है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार आवश्यकता बड़े से बड़े अवगुण या निषेध अथवा रूढ़िगत संस्कार को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और इस कहानी का यही उद्देश्य है कि कैसे कि आवश्यकता, कहानीकार दिखाना चाहते हैं कि आवश्यकता बड़े से बड़े अवगुण और निषेध या अथवा रूढ़िगत संस्कार और जो बुराइयां होती हैं उनको भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है आवश्यकता पड़ने पर। तो यहाँ से कहानी का सारांश शुरू होता है। क्या है कहानी का सारांश? कि महातो टोली के लोग पंचलाइट खरीद तो लाते हैं, लेकिन जलाना नहीं जानते हैं।
इस टोली के लिए यह अपमान की बात है। समस्या के समाधान के लिए मुनरी, यहाँ पर मुमरी लिख गया लेकिन इसे सही कर लीजिए, मुनरी। मुनरी अपने प्रेमी गोधन, जिसका हुक्का पानी बंद है, उसके बारे में बताती है कि उसे पंचलेट जलाना आता है। और फिर उसकी सहेली पंचायत को बताती है और फिर गोधन आता है और पंचलेट जला देता है। फिर गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सरदार गोधन के साथ खून माफ़ कर देता है, यानी उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लेता है। ठीक है, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं। और मुनरी की माँ गुलरी काकी रात के भोजन पर उसे आमंत्रित करती है। जो मुनरी की माँ होती है गुलरी काकी, वो पहले गोधन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब वो पंचलेट जला देता है और तो उसे समाज में एक सम्मानित स्थान मिल जाता है, समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। तो मुनरी की जो माँ होती है गुलरी काकी रात के भोजन पर उसे आमंत्रित कर लेती है और गोधन और मुनरी का प्रेम फिर से हरा भरा हो जाता है। ठीक है, ये था कहानी का सारांश जो हमने आपको पहले भी शॉर्ट में बता दिया था। उसके बाद अब हम देख लेते हैं उसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य कैसे लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। एक छोटे से आंचलिक परिवेश की कहानी है, बिहार की कहानी है। इस कहानी के द्वारा फणीश्वरनाथ रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है, यानी ग्राम का एक वास्तविक प्रतिबिंब दिखाया है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ़ कर दी जाती है, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तथा उसे मनचाहा आचरण करने की छूट भी मिल जाती है। यानी कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कहानीकार दिखाना चाहते हैं कि कैसे आवश्यकता बड़े से बड़े बुराइयों को, बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कारों को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है। ठीक है, तो ये था कहानी का उद्देश्य जो हमने बता दिया। यहाँ से आपकी पंचलाइट कहानी खत्म होती है। अब हम देख लेते हैं तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट कहानी, बहादुर। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी और एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। बहादुर कहानी का सारांश और उसके बाद में हम देखेंगे इसका उद्देश्य। ठीक है, इसकी भी आपको शॉर्ट समरी हम एक बार बता देते हैं कि जो बहादुर कहानी होती है ये एक पहाड़ी लड़के की कहानी होती है जिसका नाम होता है दिल बहादुर, जो 12 से 13 वर्ष का होता है। और उसकी माँ जो होती हैं घर पर बहुत डांटती हैं, तो इसीलिए वह घर छोड़कर भाग आता है और आकर एक छोटे से एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने लगता है। तो शुरुआत में तो उसे बहुत प्यार मिलता है, लोग उसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उस घर के जो बच्चे होते हैं वो उसे गालियाँ भी देने लगते हैं और उस पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है यहाँ तक कि। तो एक दिन क्या करता है, एक दिन फिर वह भाग जाता है अपने सारे सामान को छोड़कर। ठीक है, तो ये था कहानी का सारांश। उसके बाद अब हम देख लेते हैं लिखेंगे कैसे। आप इस तरह हेडिंग बनाकर लिख देंगे तो और भी 4 चांद लग जाएगा, लेकिन आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि दिल बहादुर से बहादुर बनना कैसे बनता है। चलिए आइए देखते हैं पूरा सारांश। दिल बहादुर 12-13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का जिसके पिता युद्ध में मारे गए और माता गुस्सेल स्वभाव की और मारती रहती है और इसी मार के कारण वह भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली, जहाँ जो गृह स्वामिनी होती है निर्मला, नाम याद रखना। ठीक है, निर्मला बड़ी उदारता से दिल बहादुर से नाम केवल बहादुर कर देती है। उसका बहादुर नाम दिल बहादुर नाम होता है, लेकिन उसे प्यार से फिर सब लोग बहादुर बुलाने लगते हैं। ठीक है, जब वह घर में जाता है और बहुत ही लोग उसे प्यार देते हैं शुरुआत में। और फिर आ जाता है परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। वो जो बहादुर होता है, बहादुर ईमानदार एवं परिश्रमी लड़का है। वह पूरे घर की सफाई से साथ साथ सभी सदस्यों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर, आलसी एवं आरामतिल भी हो गए हैं और हंसाना उसकी आदत बन गई है। अगर वो मार भी खाता है तो हंसता रहता है, हंसना उसकी आदत बन गई है। सोते वक्त रात में अवश्य कोई ना कोई गाना गुनगुनाता रहता है। अब देखें, यहाँ से शुरू होता है किशोर की बदतमीजी, यानी निर्मला के बेटे किशोर की बदतमीजी शुरू होती है यहाँ से। एक सेकंड। शान शौकत एवं रौब से रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर को सौंप देता है कि साइकिल साफ़ करना, बैग साफ़ करना, जूते साफ़ करना। छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देने से भी नहीं चूकता है। मौका पड़ जाए तो पीट भी देता है। बहादुर पिटाई पाकर भी कोने में बड़ी देर तक खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद में फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही हंसमुख मिजाज का होता है। तो इतना ज़्यादा दिल पर नहीं लेता है। एक दिन किशोर ने उसे स्वर का बच्चा कहा तो वह फिर इमोशनल हो जाता है और उसके स्वाभिमान को क्या हुई, ठेस पहुंची, जिससे किशोर का काम करने से उसने मना कर दिया। तो उसने पूछने पर उत्तर दिया कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया, और फिर इसने कहकर वह रोने लगा। ठीक है, फिर एक दिन क्या होता है, निर्मला के रिश्तेदार आते हैं उसके घर और फिर
निर्मला के भी व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगा, क्योंकि उसके पड़ोसी बताने लगे कि हमारे यहाँ जो नौकर है वो खुद ही खाना बनाते हैं और हम लोग इतना ज़्यादा स्तर पर नहीं चढ़ाते हैं। तो उसके भी व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगा। बहादुर के लिए उसने रोटियाँ सेकनी बंद कर दी। अब उसने भी रोटियाँ सेकनी बंद कर दी कि स्वयं सेक कर खाए। एक दिन क्या होता है, निर्मला के रिश्तेदार आए। उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपये चोरी होने की बात कही। तो क्या होता है कि वो रुपये घर से ही नहीं लाते हैं, लेकिन उनके घर आकर कहते हैं कि यहाँ पर रुपये हमारे चोरी हो गए हैं। तो सबने सिर्फ बहादुर पर शक किया। लगातार बहादुर के मना करने पर भी उसे डराया धमकाया और बोला कि यहाँ तक कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। और लेखक जो होते हैं हमारे, उन्होंने उसे एक चाटा भी मार दिया। ठीक है, इन सब के बाद क्या होता है, और इस तरह जो घर वालों का व्यवहार होता है और भी बुरा हो जाता है बहादुर के प्रति। और इस घटना के बाद बहादुर खिन्न रहने लगा। सभी उसे कुत्ते की तरह दुत्कारते। वह समझ गया कि घर वाले उसके प्रति उदार नहीं हैं, और फिर वह घबराहट महसूस करने लगा। और फिर एक दिन क्या होता है, वो भाग जाता है। कैसे भागता है, एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। पिटाई के डर से वह घर से भाग गया, अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया। और किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया, क्योंकि वह कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। ठीक है, और यह भी जान गए थे कि जो रिश्तेदार थे वो इसे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। और अंत में सभी पश्चाताप करने लगे, क्योंकि वो आया था तो ऐशो आराम की इन सबको ज़िंदगी दे गया था। और उन्होंने उससे शक किया, उस पर कई इल्ज़ाम भी लगाए चोरी के। लेकिन जब वो घर से गया तो कुछ भी लेकर नहीं गया, यहाँ तक कि अपना सामान भी लेकर नहीं गया। उसके बाद में हम लिखेंगे इसका उद्देश्य कैसे लिखेंगे कि बहादुर कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत हैं। बहादुर कहानी जो है अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इस कहानी में बताया गया है कि केवल पूंजीपति ही नहीं श्रम का शोषण करते हैं, यानी पूंजीपति ही नहीं नौकरों पर अत्याचार करते हैं, और इसमें सामान्य वर्ग भी इस कुकृत्य यानी इस बुरे कर्म में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। ठीक है, शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार एवं ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों के बीच में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है, वह भी प्यार का भूखा है। और मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों का पश्चाताप का अनुभव होता है। और उसे पश्चाताप होता है क्योंकि वे उसका बिना वो अपना काम स्वयं ही नहीं कर सकते थे। और अब क्या करते हैं, वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। और धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है, और जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि और सबके प्रति सहानुभूति व्यवहार बनाए रखना। ठीक है, तो ये था बहादुर कहानी का उद्देश्य। और हमने यहाँ पर 3 कहानियों को आपको उद्देश्य और सारांश बता दिया, कौन कौन सी कहानियाँ, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर। और यही तीनों में से आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने हैं प्रश्न। इसका सारांश, उद्देश्य, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमने आपको बता दिया है। और अगर आपको कोई और भी तैयार करना है तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके 5 अंक पक्के होते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह की एक धमाकेदार वीडियो के साथ। फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो।